दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। आज अपन अपनी रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में तीसरा लेक्चर रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में सॉइल मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। और आपने अगर ये नहीं देखा हो तो इससे पहले आप मेरे प्रीवियस के 2 लेक्चर हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं ये रिकमेंड पहले से करता आ रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए सॉइल मैकेनिक्स का, और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो पूरा ऊपर से जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। इसमें सबसे पहला आज का है टॉपिक, वो है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन पोर वाटर की वजह से होता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है? प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, ये क्रीप की तरह बराबर होता है। ये पेपर में आ चुका है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज़ सेम एज क्रीप। ठीक है, अब इसमें कुछ अपने कोफिशिएंट आते हैं कंसोलिडेशन में। सबसे पहला है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसका होता है AV इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल सिग्मा वार। इसकी यूनिट याद रखना, सभी की यूनिट्स याद रखनी है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। और कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन होता है, इसमें ये लॉग में आ जाता है, लॉगरिथमिक हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी NC सॉइल के लिए होता है। NC मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पास्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पास्ट। कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन क्या होता है? ये ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए होता है। इसमें क्या होता है? पास्ट ग्रेटर होता है प्रेजेंट से। और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन होता है ये 1/10 के बराबर होता है CC का, याद रखिएगा ये। और अगला है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी बोलते हैं। ये होता है MB इक्वल टू AV अपॉन 1 + E0। मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट लेस है। और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है? नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल के लिए होता है, कंप्रेशन इंडेक्स होता है। ये क्या हो गया? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डेल ई, इसको अपन ने लॉग में ले लिया इसको, कंप्रेशन इंडेक्स। इसमें नॉर्मली कंसोलिडेशन सॉइल के लिए होता है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू K अपॉन MB इंटू गामा W, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। अब CC जो होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होता है, इसका एक को फॉर्मूला था है 0.009 WL-10। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ये 1-2 बार पूछा जा चुका है। अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए होता है ये। और जो OCR होता है, इसमें क्या होता है? सिग्मा पास्ट डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, ओवर कंसोलिडेशन स्टेज के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, नॉर्मल के लिए लेस देन 1 होता है, और अंडर कंसोलिडेशन स्टेज के लिए इक्वल टू 1 होता है। और CC जो होता है लिक्विड लिमिट के प्रोपोर्शनल होता है, और CV जो होता है लिक्विड लिमिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, आप इस फिगर से आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अपन आते हैं। आगे है टेरज़ागी 1D कंसोलिडेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुकी है 2-3 बार। डेल U बाई डेल T इक्वल टू CV डेल टू U अपॉन डेल Z स्क्वायर होता है। ठीक है, अब याद रखिए, सिंस AV इज़ कांस्टेंट इन टेरज़ागी थ्योरी, इसलिए E और P के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होता है, ना कि टोटल स्ट्रेस का। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, प्राइमरी कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, याद रखिएगा। इन कंसोलिडेशन टेस्ट कर्व फिटिंग डिटरमाइंस द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबल कंसोलिडेशन CV। इन कंसोलिडेशन टेस्ट कर्व फिटिंग डिटरमाइंस CV, याद रखिएगा ये। टाइम फैक्टर क्या होता है? TB इक्वल टू CV T/D स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो TB होता है, यहाँ पे जो स्मॉल d है, 2 वे ड्रेनेज के लिए H/2 होगा, और H0 होगा 1 वे ड्रेनेज के लिए। यहाँ पे जो TV होता है ये डिपेंड करता है परसेंटेज U पे। अगर U का वैल्यू 60% से लेस देन इक्वल टू है तो इसका फॉर्मूला होगा TV निकालने का π/4 परसेंटेज U अपॉन 100 होल स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज में आपको वैल्यू रखनी है। अगर U का वैल्यू दिया है 60% तो ऐसा नहीं कि आप 0.6 रख दो, गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको 60 रखना पड़ेगा। और अगर ग्रेटर देन 60 है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1.781 माइनस 0.9332 log 10 100 माइनस परसेंटेज U। यहाँ भी परसेंटेज में है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है T50 की, तो ये याद रखिए डायरेक्ट 0.196, T60 0.283, T90 0.84। ठीक है, और एंगुलर सेटलमेंट क्या होता है ये आप देख सकते हैं। अगर L लेंथ है, डेल का सेटलमेंट आ रहा है, तो एंगुलर सेटलमेंट tan थीटा का फॉर्मूला लगा के डेल बाय डेल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं इलास्टिक सेटलमेंट। इलास्टिक सेटलमेंट को अपन इमीडिएट सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये PSC में आ चुका है, PSC AE में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका। SI इक्वल टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर IT अपॉन E ऑफ सॉइल होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो
क्यू होता है ये यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, और बी हो जाए, बी आप इसको चौड़ाई मत समझना, बी होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD होता है, याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर देंगे। लीस्ट लेटरल, अगर मान लो 4/3 दिया है, आप सोचोगे 4 रखना है 3 रखना है, जो लोएस्ट डायमेंशन है वो आपको यहाँ पुट करनी है। और IT का इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, ये डिपेंड किस पे करेगा, साइज, शेप, रिजिडिटी एंड लोकेशन पे, ठीक है, याद रखिए। प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, इसके निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, आपको जो डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर डेल ई दिया है तो डेल एच इक्वल टू एच नॉट डेल ई अपन 1+E0 फॉर्मूला होता है। ये एच नॉट ये है इनिशियल थिकनेस, ठीक है, इनिशियल थिकनेस है ये, याद रखिएगा। और डेल ई होता है E0 - E100, ये याद रखना है यहाँ पे। और एम बी दिया है तो डेल एच इक्वल टू होता है H0 MB डेल सिग्मा बार, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और CC ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट में इसका क्वेश्चन 100% आता है। डेल एच इक्वल टू H0 CC/1+E0 log 10 डेल सिग्मा बार प्लस सिग्मा नॉट बार अपन सिग्मा नॉट बार, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब ये आपको करना नहीं है, PSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। और आप आगे आते हैं कॉम्पैक्शन में। कॉम्पैक्शन क्या है, एक रैपिड प्रोसेस है और कंसोलिडेशन स्लो प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन मैकेनिकल प्रोसेस है और कंसोलिडेशन नेचुरल प्रोसेस है। ये अनसैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन होता है सैचुरेटेड। और कॉम्पैक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है किसकी वजह से, एयर रिमूवल की वजह से। कंसोलिडेशन किसके लिए होता है, पोर वाटर की वजह से, याद रखिएगा। ये आगे आते हैं कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए, आपको ये टेबल याद रखनी है। ये टेबल में क्या क्या है आप देख लीजिए, SPT MPT मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसमें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में याद रखिए 945 रहता है, 35 25 25 2.4, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। और ये लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट है, ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये आपको ये सारी चारों की चारों टेबल आपको एज इट इज़ याद रखनी है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। याद रखिए E/H हैवी कॉम्पैक्शन के लिए एनर्जी जो होगी 4.55 टाइम्स होती है लाइट के लिए, ठीक है, लाइट के मल्टीप्लाई बाय 4.55, ये याद रखिएगा, पेपर में 1-2 बार आ चुका है ये। अब आगे आते हैं, ये मेरा ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर कंटेंट है, ये ड्राई डेंसिटी है गामा डी। अब यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ, ये और ये बना हुआ है, इसके बीच जो लाइन बनेगी ये लाइन ऑफ ऑप्टिमस है। ये ऊपर है जो ग्राफ वो मॉडिफाइड है, और स्टैंडर्ड टेस्ट का ये ग्राफ है नीचे वाला। अब ये एक और ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यहाँ है, ये पेनिट्रेशन कर्व है, याद रखिएगा इसमें। और रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला याद रखिए 1+E मिनिमम अपॉन 1+E × 100, और RC होता है 80 + 0.2 ID, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, देखिए डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होगा, ये इसको लगा लेना, कितनी बार इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब एनर्जी बढ़ाओगे तो OMC कम होगा और गामा डी बढ़ जाएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और आप फिगर से समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, वाटर कंटेंट के प्रोपोर्शनल टू कॉम्पैक्शन, याद रखिएगा। और कॉम्पैक्शन में ये सबसे छोटी मोटी चीज़ आती है टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। अगर रोलर है, रोलर मेरे 3 टाइप के हैं, स्मूथ व्हील रोलर, सीप फुट और न्यूमेटिक टाइप। इसमें इफेक्ट ये जो स्मूथ व्हील रोलर है वो प्रेशर पे काम करेगा, सीप फुट है नीडिंग या पंचिंग पे काम करेगा, और न्यूमेटिक है बोथ पे। इसके लिए सूटेबल सॉइल कौन कौन सी है, स्मूथ के लिए कोर्स ग्रेन और रॉक, और शीप फूड के लिए कोहेसिव सॉइल है स्पेशली क्ले, और न्यूमेटिक के लिए और सभी टाइप की सॉइल के लिए फिल सॉइल के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो रोलर में स्मूथ व्हील रोलर है रोड के लिए सूटेबल है, और शीप फूड है कोर ऑफ अर्थन डैम के लिए, ठीक है। और न्यूमेटिक टाइप है एयरवे और हाईवे के लिए। और रैमर्स आते हैं फ्रॉग हैमर, ये इम्पैक्ट इसका इफेक्ट पे काम करेगा, और इसका जो सूटेबल सॉइल है सभी सॉइल पे लिए, कन्फाइंड एरिया और बिहाइंड रिटेनिंग वॉल के लिए यूज़ करते हैं इसको। वाइब्रेशन ये क्ले के लिए यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना, कोर्स ग्रेन में सॉइल के लिए यूज़ करेंगे, सैंड के लिए वाइब्रेशन पे काम करेगा। एम्बैंकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज, अब ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल ये एज इट इज़ याद रखनी है, ये एग्जाम में बार बार पूछी गई है और इस बार भी पूछी जाएगी। गामा डी जो कोर्स ग्रेन के लिए होता है फाइन ग्रेन से ज़्यादा होता है, और गामा डी जो ये हो गया, ये पैरामीटर है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हो गया। अब उसके बाद जो फाइन ग्रेन सॉइल में अपन निकालेंगे तो उसमें जो IP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कोर्स ग्रेन के लिए ज़्यादा होगा गामा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, IP के। अब इसके इन दोनों के बेसिस पे ये ग्राफ बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये ग्राफ आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
नीचे जो हैवी क्ले आएगी यहाँ पे और फैट क्ले आएगी, ये SP है, ये CiClGm, ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, वेट का जो के होगा वो कम होगा ड्राई से, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की साइड फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है, वेट की साइड डिस्पर्स है। ये फ्लोकुलेंट अट्रैक्शन होता है, ये रिपल्सिव होता है इन नेचर। यहाँ पे श्रिंकेज कम होगी और स्वेलिंग कम होगी, स्वेलिंग ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे वेट में इसका वाइस वर्सा आ जाएगा। सेटलमेंट और स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इसके लिए आप समझ लीजिए। लो स्ट्रेस अगर होगी तो ड्राई साइड में लो आएगा, बस एक चीज़ याद रख लीजिए, लो, यहाँ भी लो। अब ये लो हो गया तो ये हाई हो जाएगा, और ये लो है तो ये हाई हो जाएगा, ये हाई है तो ये लो हो जाएगा। आप एक याद रख लीजिए, क्या याद रखना है फिर से समझ लीजिए, लो स्ट्रेस लो कहाँ पे, फ्लोकुएंट ड्राई साइड में, बस एक याद रख लीजिए, बाकी सारे आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में सबसे पहली थ्योरम है वो है मोर्स थ्योरी। सैंड के लिए यूज़ करते हैं, S = σ/10φ होता है, ठीक है। C आएगा नहीं क्योंकि सैंड के लिए C का वैल्यू कोहेसिव 0 होता है। ये बीटा मैक्स जो होगा ये फाई के बराबर होगा, ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, और θc 45 + बीटा मैक्स बाय 2 होगा, ठीक है। σ1 जो यहाँ पे आएगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, σ3 माइनर। तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा आप देख सकते हैं ग्राफ में, ये मोर फेलियर एम्बलम बन रहा है और रेडियस σ1 - σ3/2। और फेलियर इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाउ FF पे हो रहा है, ना कि टाउ मैक्सिमम पे। इसलिए ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए कि टाउ मैक्सिमम पे सॉइल का फेलियर नहीं हो रहा है, उससे कम पे ही हो रहा है टाउ FF। तो इसलिए अपन को S की वैल्यू निकालना ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, याद रखिए। अब आगे आते हैं, आगे है इसके कुछ ग्राफ हैं। ये ग्राफ याद रखिए, सैंड के लिए होता है ये, क्ले के लिए ये आएगा, सिल्ट के लिए ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरी 5 स्टार इक्वेशन है याद रखिए, σ1 बराबर σ3 10 स्क्वायर 45 π/2 + 2c 10 45 + 5/2, ठीक है। ये क्ले, सैंड और सिल्ट के लिए तीनों के लिए वैलिड है। और अगर आप सैंड के लिए बोलोगे तो सैंड के लिए C का वैल्यू 0 कर देना, आपकी निकल आएगी। सर तीनों के लिए वैलिड है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। S = c डैश + σn/10φ होता है, σn/σn - e होता है। ये मॉडिफाइड मोर्स कॉलम थ्योरी होती है, ठीक है। अब शेयर पैरामीटर जो मेरे हैं वो ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड के लिए अलग अलग है। ड्रेन्ड क्ले लॉन्ग टर्म और सैंड के लिए, और अनड्रेन्ड में क्ले शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि सैंड में अनड्रेन्ड कंडीशन अकॉर नहीं होती, याद रखिएगा। और जो ड्रेन्ड है वो सिग्मा बार के लिए, सिग्मा बार इसका पैरामीटर रहेगा, और यहाँ अनड्रेन्ड में सिग्मा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि U का वैल्यू ड्रेन्ड हो गया मतलब पानी निकल गया मतलब U का वैल्यू 0 हो गया, तो सिग्मा = सिग्मा बार - U है। अगर U 0 हो गया तो सिग्मा बार मेरा ये आ गया यहाँ पे फैक्टर। अब चूंकि अनड्रेन में सिग्मा 0 नहीं होगा तो ये माइनस आएगा, तो ये फैक्ट किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे, ठीक है। लोडिंग स्लो होती है ड्रेन में, अनड्रेन में फास्ट होती है, ठीक है। अब मेरा ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट है, इसमें मेरी 3 कंडीशन UU CD CU। तो कन्फाइनिंग स्टेज और शेयर डेविड स्टेज में आप देख सकते हैं, और ये याद रखिएगा, इन तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, डेविएटेड स्ट्रेस जो फेलियर पे होगी उसको कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। तो CCS बराबर होगा P/AF। यहाँ पे जो AF है, AF का वैल्यू निकलेगा A0 1 ± σv/1 - σl। तो σv क्या होगा, डेल V/V0, डेल, और σl क्या होगा, डेल L/L0। तो इस टाइप से आपको वैल्यू रख के पेपर में आएगा क्वेश्चन, आप कर लेंगे। सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, इसमें NCC है, फिर एक OCC है। NCC में मेरा फेलियर ये मेरा ये बनेगा, और प्रेजेंट में OCC प्रेजेंट के लिए होता है तो ये बनेगा, और NCC फ्यूचर के लिए ये बनेगा, ठीक है, याद रखिए। अब आगे आते हैं स्ट्रेस पाथ। स्ट्रेस पाथ क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया स्ट्रेस के, और इनका जो ये मैक्सिमम पॉइंट को मिला लेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट को, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेस पाथ, ठीक है। अब ये σ1 और σ3 का अगर मैं ये इनके एवरेज ले लेके इनको पुटअप करूँ, तो मान लो कि इनका एवरेज प्लस का एवरेज और डिफरेंस का एवरेज P और Q के रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये स्ट्रेस पाथ ये 1 पॉइंट पे आ जाएगा, तो इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड में आगे जाएगा, और बैकवर्ड के लिए वो मतलब फ्यूचर लोडिंग के लिए फॉरवर्ड जाएगा, और पास्ट लोडिंग के लिए बैकवर्ड जाएगा। अगर हाइट बढ़ रही है
तो स्ट्रेस पार्ट राइट और अपवर्ड में मूव करेगा, और हाइट कम हो रही है तो स्ट्रेस पार्ट लेफ़्ट और डाउनवर्ड में मूव करेगा। ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप ये जो चीज़ मैंने बोली है आपको ईएस में इसका एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख लेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे अपन आते हैं। आगे है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यूसीएस जो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन ये पी अपॉन ए एफ होता है, और ये मोस्ट सूटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले इन अनड्रेन्ड कंडीशन। ये याद रखिएगा, ये पेपर में आता है ये चीज़। और यूसीएस 2C के बराबर होता है फॉर क्ले इन अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। और वेन शेयर टेस्ट किसके लिए होता है? सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले की यूज़ करेंगे। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होती पोर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। टू वे शेयरिंग के लिए फॉर्मूला होता है ये, और वन वे शेयरिंग के लिए टॉर्शन का फॉर्मूला था ये। टू वे में दोनों साइड हो रहा है तो dy/6 है, वन वे में एक साइड होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, dy/12 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और वैन शेयर टेस्ट को अपन लिक्विड लिमिट भी निकाल सकते हैं सिल्टी क्ले की लिक्विड लिमिट अपन वैन शेयर टेस्ट से भी निकाल सकते हैं, ये पेपर में आ चुका है। और आगे आते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ये क्विक टेस्ट नहीं है, बॉक्स शेयर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें ड्रेनेज कंडीशन कंट्रोल नहीं होती, ये ड्रेन्ड कंडीशन के लिए प्रेफर किया जाता है। इसमें प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो याद रखिएगा। इसमें दो मैकेनिज्म होती है, स्ट्रेन कंट्रोल और स्ट्रेस कंट्रोल। अपन मैक्सिमम स्ट्रेन कंट्रोल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो शेयर स्ट्रेस होगी टाउ ए बराबर के अपॉन ए होता है। के होता है प्रोविन रिंग कांस्टेंट, एन होता है प्रोविन रिंग डायल गेज रीडिंग, ठीक है। इसमें डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ मोर सर्कल बिकॉज टाउ नो ओनली एट फेलियर। याद रखिएगा क्योंकि फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड है, इसलिए इसमें अपन है ना इसका मोर सर्कल ड्रॉ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर, इसमें दो होते हैं मेरे, एक बी और एक ए। तो कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज और डेविएटेड शेयर स्टेज में ये मेरा होता है बी इक्वल टू ये होगा, ये 0-1 के बीच में वैल्यू होती है। और सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस इक्वल टू मतलब एस इक्वल टू 1 के लिए बी इक्वल टू 1 होता है, और बी डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे। और इसके लिए ए इक्वल टू ए बार अपॉन बी होता है। ये ए का मिनिमम जो वैल्यू होता है 0.5 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है। डेंस सैंड और लूज सैंड के लिए होता है ये वैल्यू, डेंस सैंड और ये लूज सैंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो ए होता है ये OCR और SR पे डिपेंड करता है। ये किस पे कर रहा है? केवल SR पे। ये OCR पे और SR दोनों पे कर रहा है। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्राफ बना हुआ है। ये मेरा प्रोग्रेसिव फेलियर है, ये मेरा पोस्ट पीक ड्रॉप फेलियर है, ब्रिटल फेलियर बोलते हैं इसको। शेयर स्ट्रेस यहाँ पे है, टाउ पीक ये आ गया। ये जो लॉस आएगा 10 से 20% लॉस होता है। ये जो पोस्ट पीक आ रहा है 2 से 5% स्ट्रेन पे आ रहा है। और प्रोग्रेसिव फेलियर जब एक स्टेज पे कांस्टेंट हो जाता है ये 20% स्ट्रेन पे, शेयर स्ट्रेन पे कांस्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ब्रिटल फेलियर वाला जो ग्राफ है, पोस्ट पीक ड्रॉप है, ये इनफ्लोक्वेंट स्ट्रक्चर के लिए होता है। डेंस सैंड में होगा, इंटरलॉकिंग की वजह से एकदम इंटरलॉकिंग की वजह से पोस्ट पीक ड्रॉप आएगा। OCC में होता है अनडिस्टर्ब और सेंसिटिव क्लेम होता है। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में आए हुए हैं, आपको याद रखने हैं। और उसके बाद ये जो प्रोग्रेसिव फेलियर है ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर में होता है, लूज सैंड के लिए होता है, NCC और रिमोल्डिंग क्ले के लिए। ये डिस्टर्ब होती है इसलिए NCC में प्रोग्रेसिव फेलियर, नॉन इंटरलॉकिंग होता है इसमें, ठीक है। अब वॉल फ्रिक्शन की वजह से KA कम होगा और KP बढ़ेगा। याद रखना KA कम होगा KP बढ़ेगा। ये ES में और SSC JEE में काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और अर्थ प्रेशर जो है, ठीक है, अर्थ प्रेशर देखिए एट रेस्ट K0 इक्वल टू मी अपॉन 1 माइनस मी होता है, और K0 इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई सेंड के लिए, ये याद रखिए। और एट रेस्ट में इसका एग्जांपल है बिहाइंड ब्रिज एबटमेंट के लिए, ये ES में आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्टिव प्रेशर मिनिमम होता है और पैसिव प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब वॉल्स मूव्स अवे हो और ये मूव्स टुवार्ड्स हो। यहाँ पे 45 प्लस π/2 45 माइनस π/2 सिग्मा 1 सिग्मा V होगा या सिग्मा 1 सिग्मा H होगा, बस ये याद रखिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। KA बराबर सिग्मा H अपॉन सिग्मा B होता है, ठीक है। KP बराबर सिग्मा H अपॉन सिग्मा B होता है, यहाँ भी सेम ये याद रखिए। 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव होता है KP के लिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बनाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है और आता भी है। आगे आते हैं, आगे है रेनकाइन थ्योरी। रेनकाइन थ्योरी कोहेजन लेस सॉइल के लिए होती है। इसमें एलिमेंट फेलियर कंसीडर किया जाता है
कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल के लिए यूज़ करेंगे। और बेल थ्योरी है कोहेसिव सॉइल के लिए होती है, ठीक है। और कूलम थ्योरी जो है ये ग्रेविटी और सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के लिए है। और कूलम थ्योरी नॉट प्रेफर फॉर पैसिव एनालिसिस, इसमें जो एक्यूरेसी होती है डेप्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसमें वेज फेलियर कंसीडर होता है। इसमें कैसा होता है एलिमेंट, इसमें वेज। ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिएगा। अब जो क्या है टॉप पे देख लेते हैं। वाटर प्रेशर इज नॉट कंसीडर फॉर डिजाइनिंग रिटेनिंग वॉल फॉर ऑफ इकोनॉमिकल, ठीक है। इसलिए ना वाटर प्रेशर को कंसीडर नहीं करते इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमिकल नहीं होगा रिटेनिंग वॉल में, तो इसके लिए क्या करते हैं वी फोल्स प्रोवाइडेड कर देते हैं अपन। इससे क्या होता है उसकी इफेक्ट जो प्रेशर होता है कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ईल्ड जो के ए का ईल्ड होगा कम होगा के पी से, याद रखना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है, ये मेरा के नॉट है मेरा यहाँ पे 0, के ए है यहाँ पे मूव्स अवे और मूव्स टुवर्ड, ये है के पी। तो ये जो गैप है इनके बीच में, ये गैप कम है और ये गैप है ज़्यादा, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद जो इफेक्टिव स्ट्रेस, अब जो आगे मेरा अर्थ प्रेशर है इसका फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड पूरा एज इट इज़ याद रख लो। के पी ए बराबर होता है के ए सिग्मा वी प्लस के ए क्यू माइनस 2c इंटू के ए। इसमें जो क्यू है ये सरचार्ज है और सी है जो कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए आप सी का वैल्यू 0 कर देना, ठीक है। तो ये मैंने पूरा स्टैंडर्ड लिख दिया है, आप इसको देख के अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, जब इंक्लाइंड और बैकफिल तो के ए का वैल्यू ये लेना है अपन को, और अगर के पी यूज़ करोगे तो माइनस की जगह प्लस ले लेना, प्लस की जगह माइनस ले लेना, एज इट इज़ फिगर रहेगा, ठीक है। और डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, टेंशन क्रैक कहाँ आएगा आप ऊपर देख सकते हैं, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये इसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होगा। ये एग्जिस्टेंस कब होगा, जब आपका सी का वैल्यू 0 ना हो। सी का वैल्यू 0 कब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को याद रखिए, एक्टिव स्टेज में टेंशन क्रैक आएगा, पैसिव स्टेज में टेंशन क्रैक नहीं आएगा। तो जेड इक्वल टू 2c अपन गामा रूट के होता है टेंशन क्रैक डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कितना होगा, 2 टाइम्स होगा इसका, याद रखिए 2 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब है एक्सकवेशन विदाउट कोलैप्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सरचार्ज फॉर विच नो प्रेशर एक्ट, पी ए बराबर ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। शीट पाइल अगला आएगा टॉपिक। शीट पाइल में कैंटिलीवर शीट पाइल और ब्रेस्ड शीट पाइल दो अपनी है। तो कैंटिलीवर कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये देख सकते हैं ग्राफ, इसमें आप छोड़ दीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ड शीट पाइल भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें स्ट्रट लोड होता है, ये याद रखिएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा बस, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखने के लिए सैंड के लिए ये वैल्यू होती है अर्थ प्रेशर में, ये दिस वन अर्थ प्रेशर डायग्राम, ठीक है। आगे आते हैं आज का आखिरी टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में इनफाइनाइट स्लोप स्लाइडिंग की वजह से फेलियर ड्यू टू स्लाइडिंग, फाइनाइट स्लोप में ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट स्लोप में आपको एफ ओ एस इक्वल टू 10 बीटा होता है, याद रखना है। फाइनाइट स्लोप के लिए एफ ओ एस मेरा ये होता है पूरा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड करता है, ये डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है एस एन बराबर सी अपॉन गामा एस सी। यहाँ पे जो एफ ओ एस आएगा एफ ओ एस एस सी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो एस सी बराबर एच इंटू एफ ओ एस, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन एस सी की जगह। तो एस एन बराबर सी अपॉन गामा एफ एस इंटू एस सी बनेगा। तो सी एम जो होगा और गामा में ये बनेगा, एक क्वेश्चन याद रखिए। और जो फेस, ये जो मेरा देख सकते हैं ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ये डी डिस्टेंस इसकी हाइट एच है, ये फेस फेलियर होगा, यहाँ पे टॉप फेलियर होगा, ये बेस फेलियर होगा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। फेस फेलियर स्टीप स्लोप में होगा, टॉप फेलियर स्टीप स्लोप में, और बेस फेलियर फ्लैट स्लोप में होगा, ठीक है। डेप्थ फैक्टर जो होता है एच प्लस डी वाई एच होता है, याद रखिए, ठीक है। टॉप फेलियर के लिए जो बीटा होगा, बीटा कितना होगा, 50 डिग्री से ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस अपन 2 के लिए करेंगे, किस किस के लिए, सैंड और क्ले। सैंड में इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होता है ड्रेन्ड के लिए, ठीक है। क्ले में इफेक्टिव स्ट्रेस होगा ड्रेन्ड कंडीशन में, टोटल स्ट्रेस होगा अनड्रेन्ड में, क्योंकि सैंड में अनड्रेन्ड होती नहीं है इसलिए अपन केवल ड्रेन्ड में करेंगे। टोटल स्ट्रेस में मेरी 2 मेथड आती हैं, स्वेडिश सर्कल और फ्रिक्शन सर्कल। इफेक्टिव स्ट्रेस में टेलर स्टेबिलिटी मेथड आती है, ये आप चीज़ याद रखिएगा। अब स्वेडिश सर्कल में आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी होती है, 6 से 12, ठीक है। और फ्रिक्शन सर्कल में अपन इसकी एजम्पशन क्या है, क्वेश्चन होता है पार्शियली मोबिलाइज और फ्रिक्शन होता है टोटली मोबिलाइज। रेडियस इक्वल टू आर साइन फाई होता है। टेलर स्टेबिलिटी आपको मैं फॉर्मूला ऊपर बता ही चुका हूँ।
और गामा, और ये 5W होता है गामा टेस्ट अपन गामा सैचुरेशन को 5, ये वेटेड फ्रिक्शन एंगल यूज टू फाइंड SN। ठीक है, ये याद रखिए, बस इतना करिए और आगे का अपन कल से पढ़ते हैं। और कल से अपन फाउंडेशन करेंगे और फाउंडेशन अपन 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे से यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।